अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसिम सिद्दीकी वाशिंगटन डीसी से और आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल। फैज़ुर रहमान हमारे साथ हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का एक बयान जो है वो ज़बरदस्त पूरे सोशल मीडिया पे लगा हुआ है। आज फैज़ुर रहमान साहब से उसके बारे में पूछेंगे कि पाकिस्तान के हवाले से जो पाबंदी के हवाले से था कि पाबंदी लगेगी कि नहीं लगेगी पाकिस्तान पर, और उसके अलावा जो गज़ा में पाकिस्तान की फ़ौज जाएगी या नहीं जाएगी, अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें भी उन्होंने जवाब दिया था। फैज़ुर रहमान साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। एब्सोल्युटली। फैज़ साहब, 2 बयानात सामने आ रहे हैं पाकिस्तान के हवाले से कि जी पाकिस्तान पे पाबंदी नहीं लगेगी। अभी आपने भी मुख्तलिफ टीवी चैनल पर यही कहा है कि नहीं लगे, इस पे भी एक तज्ज़िया दीजिएगा। और फिर उसके बाद जो है अमेरिका जो है क्या चाहेगा कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है गज़ा जाए, और पाकिस्तान की फ़ौज क्या जा सकती है या नहीं, खैर डिसीजन तो उन्होंने लेना है। और अभी हमने सुना भी है कि शायद आर्मी चीफ जो हैं फील्ड मार्शल वो अमेरिका का दौरा करें। जी बताइए। देखिए, इसमें जो जहाँ तक पाकिस्तान से ताल्लुकात की बात है और पाबंदियों का जो एक सवाल है, तो मैं समझता हूँ कि चूंकि एक मामलात एक अच्छे रुख पर जा रहे हैं, ज़ाहिर है कि अगर आप एक ख़ास तनाजुर में देखें तो इस वक्त लगता यही है कि ट्रंप साहब ओवरऑल सिचुएशन से मुतमईन हैं पाकिस्तान के हवाले से, और पाकिस्तान ने मुख्तलिफ मामलात पर अपने ताउन की यकीन दहानी कराई है। पाकिस्तान का जब हम जिक्र करते हैं तो पाकिस्तान से मुराद पाकिस्तान की लीडरशिप, और उसमें भी मैं समझता हूँ कि जो मिलिट्री लीडरशिप है उसके साथ हमारा वाइट हाउस है वो ज़्यादा करीब है, और वो उसको एक अपने तौर पर जो मामलात आगे बढ़ रहे हैं उससे वाइट हाउस कम अज़ कम मुतमईन है। और आज जो आपने जिक्र किया मार्को रूबियो का, कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बाकायदा एक सवाल लिया, और वो सवाल इत्तेफाक की बात यह है कि एक भारतीय सहाफ़ी ने, एक नुमाया प्रोमिनेंट भारतीय सहाफ़ी हैं जो अपना प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई के नुमाइंदे हैं यहाँ पर, तो उन्होंने वो सवाल पूछा, और उस सवाल के जवाब में जो उन्होंने एक 3-4 बातें उन्होंने एक आध मिनट में ही कह दी। एक तो पहली बात तो उन्होंने ये कह दी कि हाँ पाकिस्तान ने एग्री कर लिया, फिर उसके बाद ये कहा कि नहीं पाकिस्तान ने ऑफर किया है, फिर उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान ने ऑफर किया है कंसीडर करने पर। तो जो असल जो आखिरी बात जिस पर उन्होंने अपना जवाब मुकम्मल किया वो ये था कि हम शुक्रगुजार हैं पाकिस्तान के कि पाकिस्तान ने उस जो स्टेबलाइजिंग फोर्स है जो इस्तेहकाम लाएगी वहाँ पर, तो उसका हिस्सा बनने पर गौर करने पर आमादगी जाहिर की है। तो बहुत बड़ा फ़र्क है कि भेज रहा है भेज नहीं रहा, लेकिन ये बहरहाल एक बात है। देखिए आसिम, ये बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही नाजुक मामला है, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए, और ख़ुसूसन जो मुस्लिम ममालिक हैं वहाँ उन तमाम के लिए। ये चूँकि जो स्ट्रीट पर मामला आप सब जानते हैं सब के इस वक्त जो जुल्म हुआ है फ़लस्तीनियों पर, जो जिस तरह से वहाँ बच्चों को, औरतों को और बूढ़ों को शहीद किया गया है, पूरा गज़ा जो है सब मलबे का ढेर बन चुका है। और जो एक आपके ऑफिशियल तो 70-75 हज़ार कहते हैं लोग, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा तादाद में लोग वहाँ मारे जा चुके हैं, और जिनकी अब तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लग नहीं रहा कि इजराइल को या जो उनके बैकर्स हैं उनको इस पर कोई बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी है। कहीं भी आपको कोई मुआज़रत ख़वाना रवैया या शर्मिंदगी नज़र नहीं आती। तो ये बहुत ही सेंसिटिव बात है, और जब तक कि कम अज़ कम जो पाकिस्तान के अवाम और दूसरी जो ममालिक, इवन मैं तो यूरोपियंस और जो इवन लैटिन अमेरिका, अर्जेंटीना जैसे ममालिक हैं, वहाँ पर भी ब्राज़ील है और वेनेजुएला है, लैटिन अमेरिका की तरफ जब आप जाएं, कनाडा है, तो उन तमाम ममालिक में भी इवन स्ट्रीट पर बड़ा सख्त गम गुस्सा पाया जाता है। और अमेरिका में भी आप देखिए कि अमेरिका में भी जो इवन जो राइट विंग के लोग हैं, जिसमें नुमाया तौर पर जो टकर कार्लसन है, उन्होंने तो एक बहुत ही खुला इस पे अपना एक मौक़िफ़ लिया है। तो मैं नहीं समझता कि कोई भी ऐसा काम होगा जो कि स्ट्रीट के अगेंस्ट जो ओपिनियन है इस वक्त हमारी सड़कों पर और हमारे मोहल्लों में, उसके ख़िलाफ़ कोई ऐसा इक़दाम किया जाएगा, ये मुझे मुमकिन नहीं लगता। लेकिन ज़ाहिर है कि जो लीडरशिप है पाकिस्तान की वो इस बात की कैपेबल है कि एक दरमियान का रास्ता निकाला जाए,
اور ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کی سے بات کرنے سے تھوڑی دیر پہلے جو اسرائیلی میڈیا کو میں تھوڑا سا جو اس کے حوالے سے کچھ چیزیں آئی ہیں، تو اسرائیلی میڈیا میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کا جو ایک پروگرام ہے یا پلان کا جو حصہ ہے وہ یہ کہ پاکستان شہروں سے دور ساحلی علاقوں پر نگرانی کرے گا اور جنگ بندی کو یقین بنانے میں مدد دے گا. اس کا کردار جو ڈس آرم کرنا کہا جا رہا ہے کہ حماس کو، وہ نہیں ہوگا. تو لیکن جیسے کہ آپ نے خود ابھی کہا روبیو کے حوالے سے، اور میرا خیال ہے شاید وہ روبیو کی وہ کلپ آپ چلا بھی دیں اس کو بعد میں، لیکن روبیو صاحب کی جو اصل بات ہے جو آخر میں جواب مکمل کرتے ہوئے انہوں نے کہی کہ پاکستان نے اس مسئلے پر غور کرنے پر آمادگی ظاہر کی ہے. تو وہ ابھی غور بھی نہیں کر رہے ہیں، غور کرنے پر آمادہ ہیں کہ ٹھیک ہے ہم we will consider it. تو it's a big difference. لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ معاملات جو ہے پوری توازن کے ساتھ پاکستان کے اپنے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے اور انسانیت کا بھرم رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا جائے گا. بالکل صحیح کہا آپ نے کہ انسانیت کا بھرم رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا جائے گا. ناظرین، امریکہ نے بہت سارے ممالک پر جو پابندیاں لگائی ہیں، اس کے بعد پھر 5 ایسے اور ممالک پہ بھی پابندی لگا دی ہیں. اب جو ہمارے پڑوسی ملک ہے اس نے ایک اور شور شرابہ ڈال دیا کہ پاکستان پہ بھی جو ہے پابندی لگنے والی ہے، اور اس کا بہت سارے حلقوں میں سوشل میڈیا پہ ان کو جواب بھی مل گیا ہے، کیونکہ پاکستان کے حالات بہت اچھے ہیں امریکہ سے، سو اس طرح کی کوئی بھی خبر سننے میں نہیں آئے گی. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے پاکستان کا جو اس وقت جو ویک پوائنٹ ہے، اور جس کو میرا خیال ہے آپ کے ہی پروگرام میں کہیں اور میں نے اس کو ڈسکس کیا ہے، کہ جو پاکستان میں جو کاغذات بننے کا معاملہ ہے نا، جو عمل ہے، اس میں بڑے ہی نقائص ہیں. اس میں بہت زیادہ ایسے لوپ ہولز ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ جو کہ پاکستانی نہیں ہیں وہ پاسپورٹس بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں. ابھی اسی ہفتے پچھلے ہفتے ایک بڑی خبریں چل رہی ہیں پاکستان میں کہ پاکستانی بھکاریوں کو کئی ممالک سے ملک بدر کیا گیا ہے، یعنی ہزاروں کی تعداد میں، جس میں ایون آذربائیجان، مجھے حیرت ہوئی کہ وہاں ایون 2600-2700 کے قریب بھکاری ایسے ہیں جو آذربائیجان سے ڈپورٹ کیے گئے ہیں. اور پھر جو بہت سی باتیں، پھر جو کچھ ایسی بھی خبریں آئیں کہ کچھ ایسے بنگلہ دیشی باشندے ہیں جو پاکستان کے پاسپورٹ پر سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک پہنچے اور وہاں سے وہ یورپ جانے کی تیاریاں پکڑ رہے تھے. تو وہ لوگ بھی وہاں پکڑے گئے، ان کو بھی پاکستانی سمجھ کر ڈپورٹ کیا گیا، لیکن معلوم ہوا کہ وہ پاکستانی نہیں تھے، وہ بنگلہ دیشی وہ تھے، لوگ تھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چاہے بنگلہ دیش ہوں، چاہے وہ افغان لوگ ہوں، یا اور دوسرے جو آس پاس کے ممالک ہیں، وہ ان کے لیے پاکستان کا سسٹم ایک ایسا موقع فراہم کرتا ہے جس کے ذریعے وہ کاغذات بنا لیتے ہیں. اب آپ اس کو کرپشن کہیے یا سسٹم کی کمزوری کہیے، یا ہمارے پاس جو ہے مشینیں ایسی کمزور ہو گئی ہیں کہ ہم صحیح جانچ پڑتال نہیں کر پاتے، یا ہمارے لوگوں کی آنکھیں کمزور ہو گئی ہیں کہ پیسہ لے کر ہم آنکھیں بند کر کے یہ سب کچھ کاغذات بناتے ہیں. تو اصل جو مسئلہ ہے امریکہ کے لیے، اگر امریکہ نے اس معاملے پر کوئی اسٹیپ لیا، کوئی اقدام کیا، تو وہ اس حوالے سے ہوگا کہ آپ کو اپنی اسکریننگ، آپ کو اپنی ڈاکومنٹس بنانے کا جو طریقہ کار ہے اس کو درست کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ کے نام پر لوگ دوسرے ممالک جا رہے ہیں، امریکہ آ رہے ہیں اور ان کے لیے پرابلمس کریٹ کر رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور اس پہ، لیکن اس کے علاوہ تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا پاکستان کے حوالے سے اس وقت کوئی بھی واشنگٹن میں کوئی ایسی موومنٹ ہے سفارتی اور سرکاری حلقوں میں جہاں یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان کو بھی ان ممالک کی فہرست میں شامل کیا جا سکتا ہے. بالکل ناظرین، ایسا کوئی بھی اشارہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی سوشل میڈیا کے حوالے سے بات کرتے چلیں کہ یلڈا حکیم اس وقت جو ہیں بہت مشہور ہیں، پاکستان میں بھی بہت مشہور ہیں، اور سوشل میڈیا کا سہارا لے کے دنیا میں جب بھی پاکستان کے ایک سینسٹیو ایشو پر آپ بات کرتے ہیں تو آپ کو بہت مقبولیت ملتی ہے. تو میں نے ایک آرٹیکل لکھا جو امریکہ کے اندر تقریباً 4 مختلف اخباروں میں چھپا، اور اس کے بعد میرے پہ بھی انگلیاں اٹھی. تو میں نے تھوڑا سا اور یلڈا حکیم کو ریسرچ کیا تو پتہ چلا کہ ہر 4-5-6 گھنٹے کے بعد وہ ایک ٹویٹ کرتی ہیں.
अभी आज के दिन उन्होंने जो 3 की हैं, उसके बाद दिसंबर 17 को उन्होंने तकरीबन 11 ट्वीट किए हैं सिर्फ इमरान खान और उनके बेटों के हवाले से, और एक दिन उससे पहले जो है तकरीबन 8 की हैं, जबकि जब वो प्राइम मिनिस्टर के स्पोक पर्सन से बात करती हैं तो सिर्फ 2 ट्वीट करती हैं, और उसके अलावा बिल्कुल उनका जो सोशल मीडिया है, मैं सिर्फ ये एक्स की बात कर रहा हूँ, अभी मैं आगे दूसरी जगह पे नहीं गया। तो फैज साहब ये बताएं कि हमने देखा है कि बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं और जो मुख्तलिफ जिनके पर्सनल आउटलेट्स भी हैं जिनसे वो पैसे भी कमाते हैं और अपनी अखबार की या टीवी की से भी जो है वो अपनी तनख्वाह लेते हैं, वो जो है वो ऐसे सब्जेक्ट को जरूर लेते हैं जहां से उनको व्यूअरशिप मिले। तो आखिर आप इसको किस तरह देखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जब हम देखते हैं कि वो आपको वजीर आजम का स्पोक पर्सन ये बताना चाह रहा है कि मैं आपको एक चीज पढ़ के सुना दूं, और वो एक्सेप्ट नहीं कर रही कि नहीं आप नहीं पढ़ के सुनाएंगे। आखिर में उसने एक लाइन की कि जेल मैनुअल के हिसाब से अगर जेल का कोई कैदी पॉलिटिक्स या सियासत करना चाहता है तो उसके ऊपर पाबंदियां लगाई जा सकती हैं, लेकिन उसका कोई जिक्र नहीं करता। तो मैं चाहता हूं आप बताएं कि ये क्या सोशल मीडिया पे अगर इसी तरह चलता रहा तो असल नकल गलत सही का एक वो जो एक अकाउंटेबल चीज होती है वो तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। देखिए आसिम, इसका जो ज़ाहिर है एक सिंपल सादा सा जवाब यही है कि जो जो मसले की जड़ है, यानी वहाँ पर जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, तो उस पर आप उसको एड्रेस करें, उसको वो हल करने की कोशिश करें। आप खुद भी जानते हैं, आपके आसपास भी वाशिंगटन में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अब बाखुदा अपना पैंतरा बदल कर इमरान खान के हक में यूट्यूब पे वीडियोस डालना शुरू कर दिए ताकि उनको व्यूज़ मिलें। तो दो बातें, एक तरफ तो ये कि ज़ाहिर है वो लोग जो कि जेन्युइनली इमरान खान के मुस्तकबिल से कंसर्न है, यानी वो पाकिस्तान का, दे डोंट केयर अबाउट पाकिस्तान इटसेल्फ, वो ये चाहते हैं कि भाई एक बंदा है और उसके साथ ये सब कुछ हो रहा है और हम उसके या तो जानिसार हैं या आशिक हैं या हम उसको पसंद करते हैं, लिहाजा हम नहीं चाहते कि उसके साथ कोई भी ऐसा सलूक किया जाए कि वो जेल में इतने अरसे से बैठा है, नहीं बैठना चाहिए। तो ये बिल्कुल एक, इसका पाकिस्तान से, पाकिस्तान की सियासत से, पाकिस्तान की बेहतरी से, पाकिस्तान की मईशत से कोई ताल्लुक नहीं। वो एक अपना एक ज़ाती जो लगाव है इमरान खान साहब की शख्सियत से, वो आपको उसका इजहार नज़र आता है। अब ज़ाहिर है कि और ऐसे लोगों की तादाद लाखों में है, और जब ये कई लाख लोग, कई बल्कि करोड़ों में है, मैं तो समझता हूँ जब करोड़ों लोग पूरी दुनिया में सिर्फ इमरान खान के नाम पर जाकर एक यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पर कोई चीज़ देखना चाहते हैं, तो बहुत से ऐसे लोग जो उस मार्केट को एड्रेस करना चाहते हैं, उस मार्केट को कैप्चर करना चाहते हैं, वो कहते हैं ठीक है, लेट्स डू समथिंग अबाउट इट। तो ये आपको एक फिनोमेनन के तौर पर एक चीज़ बात नज़र आ रही है। यल्दा हकीम का जो आपने, सबसे बड़ी बात तो ये कि मेरी तरफ से कंग्रेचुलेशंस कि आप माशाल्लाह आप जो काम करते हैं अपना आसिम, मुझे खुशी है कि आप कई जो हमारे मार्कतुल आरा पाकिस्तान के जो नामी गिरामी जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान में, उनसे कहीं ज़्यादा आप रिसर्च करके बाकायदा एक अपना एक मौक़िफ़ मुस्तहकम करके आप देते हैं, आप बग़ैर रिसर्च के कोई बात नहीं करते, और ये मुझे बरमला इसका मैं इज़हार करना चाहता हूँ और आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आप बाकायदा अपनी तमाम चीज़ों को, मैंने जब भी देखा है आपकी किसी भी रिपोर्ट को, ये अलग बात है कि बाज़ लोग ये समझते हैं कि आपका कोई झुकाव इस तरफ है या उस तरफ है, लेकिन जहाँ भी आपका झुकाव हो, उस झुकाव का भी आप एक भरम रखते हैं और रिसर्च करके चीज़ों को सामने लेके आते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। और आपने पिछले 3-4 हफ्तों में, महीनों में जो चीज़ें इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग के तहत जो चीज़ें सामने लाई हैं, उस पर भी मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो यल्दा हकीम पर आपने, मैं नहीं समझता है कि किसी पाकिस्तान में बैठे हुए किसी जर्नलिस्ट ने ये तमाम चीज़ें एक हिस्ट्री पे देखा होगा उनका। लेकिन देखिए, टू बी फेयर विद हर अगेन, मैं यल्दा की बात कर रहा हूँ, मैं उनको ज़ाहिर ज़ाती तौर पर नहीं जानता, ना बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड, जो चीज़ें सामने हैं वही नज़र आती। तो सिर्फ ये कहना कि वो किसी एजेंडा के तहत हैं या किसी किसी मखसूस हालात में वही बात करना चाहती हैं, वो थोड़ी सी शी इज़ एन एस्टेब्लिश्ड जर्नलिस्ट, और ज़ाहिर है जर्नलिस्ट का काम यही होता है कि वो अपने तौर पर, और उसका इदारा जो समझता है कि उसको कुछ चीज़ें हाईलाइट करना चाहिए तो वो कर रही हैं। ये अलग बात है कि ज़ाहिर है कि आप जैसे सहाफ़ियों को
اس بات کو سامنے لانے پر مطلب بہت اچھی بات ہے کہ آپ یہ سامنے لے کے آئے ہیں کہ بھئی انہوں نے کس طرح سے تھوڑا سا امبیلنس کا مظاہرہ کیا ہے. چیزیں لگ نہیں رہا کہ توازن ہے، اور ایک اچھے جرنلسٹ کو کبھی توازن نہیں کھونا چاہیے. جو مشرف زیدی کا جو انٹرویو تھا اس میں یقیناً انہوں نے بہت زیادہ فورسفل ہو کر اور کئی دفعہ ان کو کاٹنے کی کوشش کی اور ان کو بات کرنے کا موقع نہیں دیا، جو کہ ایک اچھا جرنلزم نہیں ہے میری اپنی دانش میں. بالکل آپ نے صحیح کہا. میں بھی کیونکہ یہ صرف یلڈا حکیمی نہیں، بہت سارے ایسے آپ نے دیکھا کہ یوٹیوبرز جو ہیں یا ان کو کانٹیکٹ کیا جاتا ہے، اس کے حساب سے میں نے لکھا بھی کہ جی لابنگ کا جو اصل فائدہ ہے وہ کون اٹھاتا ہے. یس، یوٹیوبرز اٹھاتے ہیں. ان کو دونوں طرف سے جو ہے وہ فائدے مل رہے ہوتے ہیں، ان کی ویورشپ میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے مستقل، اور دوسری طرف سے ان کو جو بھی جو پیسے یوٹیوب سے یا دوسری آؤٹ لیٹ سے ملتے ہیں وہ بھی آپ کی ہی کمائی ہو. اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب آپ نے غلط طریقے سے وہ کیا ہے. ناظرین، آج کا پروگرام جو ہے وہ کچھ واشنگٹن کے حوالے سے بات کرنی تھی، وہ میں نے فیض بھائی نے کی. تو آج کے لیے بس اتنا ہی، اجازت دیجیے.